हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। हम MPPSC मेंस 2016 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, पेपर थर्ड, जिसमें पार्ट ए जो है वो आपका साइंस वाला पोर्शन है, उसका जो 10 वर्ड्स वाला है और 50 वर्ड्स वाला है, ये सारे क्वेश्चन हमने देख लिए थे। आज हम करेंगे 200 वर्ड्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले जो 300 वर्ड्स में लिखने होते थे उसी को मैं आपको 200 वर्ड्स में बताऊंगी कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू प्रोसेस, स्टोर, ट्रांसमिट एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ICT क्या है? यह है एक डिजिटल टेक्नोलॉजी जो कि यूज होती है प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए इंफॉर्मेशन। ठीक है, पहले तो ये हो गया। फिर ICT जो है encompasses a broad range of technologies including computer, software, internet, telecommunication and other digital device। ये याद रखना है कि ICT में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर नहीं आता है, इसमें आपका कंप्यूटर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी आएगा, उसके अलावा इंटरनेट वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो आएंगी, टेलीकम्युनिकेशन आएगा, ठीक है, और अदर डिजिटल जितने भी डिवाइसेस हैं वो आपके किस में आएंगे? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, ये आपने बता दिया इसकी डेफिनेशन। फिर क्या बताना है? ICT हैज़ ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट, वर्क एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन। उसके बारे में थोड़ा सा हमें क्या बताना है कि किस किस काम में ये यूज़ आता है। तो कम्युनिकेशन के साथ साथ वर्क हो गया, एक्सेस इंफॉर्मेशन। इट हैज़ इनेबल्ड पीपल टू कम्युनिकेट इंस्टेंटली एंड इफिशिएंटली अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस एंड टाइम जोन्स। जैसे कि इंटरनेट में हम क्या कर रहे हैं आजकल, सोशल मीडिया के थ्रू या नॉर्मल कॉल में भी हम वीडियो कॉल कर ले रहे हैं, UK, US किसी भी लोकेशन पे। तो ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम कर पा रहे हैं ना। तो वही चीज़ यहीं पे लिखी हुई है कि कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इंस्टेंटली एंड इफिशिएंटली अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन एंड टाइम जोन। जैसे हमारा टाइम जोन अलग है US से। एंड हैज़ मेड इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब आपको पता है गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं कहीं से भी, तो एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ICT has also enabled automation of various tasks, leading to increased efficiency and productivity। आप देखते हैं ऑटोमेशन बहुत सारी चीज़ों में हो गया, आपको बस वो चीज़ एंटर करनी होती है और अपने आप ऑटोमेशन चालू हो जाता है। व्हाट्सएप में ही चालू हो गया है, आपको बिजनेस व्हाट्सएप में आप देखेंगे कुछ मैसेज कर देंगे, कोई कुछ भी भेजेगा वो आपका रिप्लाई जाता जाएगा। ये क्या है? ये आपका जो काम है उसको इफिशिएंट बना रहा है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। ये सब किससे रिलेटेड हो गया? आपका ICT से रिलेटेड। पहले आपने डेफिनेशन बता दी, फिर आपने थोड़ा सा क्या बताया, उसका इंपॉर्टेंस बता दिया। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ ICT एप्लीकेशन इंक्लूड, इसमें कौन कौन से चीज़ें इंक्लूड होंगी? एक तो होगा ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग आपका हो गया जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह, ये उसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं आपके, ठीक है, व्हाट्सएप हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आएंगे फॉर नेटवर्किंग एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। उसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग, ई-कॉमर्स वेबसाइट। ICT में आपका ऑनलाइन शॉपिंग और ई-कॉमर्स वेबसाइट भी आएंगी, मतलब डिजिटल जितनी भी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं वो सारी आएंगी आपकी ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम रिमोट कोलैबोरेशन, कहीं से भी हो रहा है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन फॉर हेल्थ केयर। तो आप देख रहे हैं ये हेल्थ वाला जो टेलीमेडिसिन है ये भी आपका ICT का ही एग्जाम्पल है। ऑनलाइन एजुकेशन एंड ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, तो जो ऑनलाइन एजुकेशन आप ले रहे हैं अभी मेरे से, वो भी आपका ICT का ही एग्जाम्पल है। तो आपने ICT के एग्जाम्पल दे दिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। ठीक है, फिर आपने बताया ICT हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, हो ही गया है, ठीक है, एंड हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग बिजनेसेस। किस किस सेक्टर को इम्पैक्ट कर रहा है? बिजनेस में है, एजुकेशन में है, हेल्थ केयर में है, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उसमें भी है। आप गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं आराम से, तो ICT ही उसमें काम आ रही है। ठीक है, The continued development of ICT is expected to bring about further advancement in these sectors and help ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस। तो इसमें आप देखेंगे कि ICT का अगर इम्पोर्टेंस लिखने को आता है
तो फिर आपको हर सेक्टर में इसका बताना पड़ेगा। सोशल सेक्टर में बताना पड़ेगा, ठीक है, सोशल सेक्टर में भी हो रहा है। अपने कल्चरल डाइवर्सिटी जो है, हम आज देख पा रहे हैं कि केरल में क्या चल रहा है, या वहाँ के लोग क्या खाते हैं, या यूके यूएस में क्या चल रहा है, सोशल डाइवर्सिटी हमारी बढ़ रही है। इसके अलावा कल्चरल हो गया, ठीक है। अगर आईसीटी का बताना है मतलब इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें अपने को बतानी है। सोशल बताना है, कल्चरल बताना है, इकोनॉमिक बताना है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो रही है इससे, ठीक है। अब हमें जो इंडिया है वो सॉफ्टवेयर में लीडिंग कंट्री है, तो आपको पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आईसीटी की वजह से कितनी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आपको आईसीटी के इंपॉर्टेंस में बतानी है, ठीक है। फिर हमारा जो दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, वो क्या था, एप्लीकेशन हमें बताना है, ठीक है। हमने इंपॉर्टेंस बता दी, इंपॉर्टेंस के अलावा अब एप्लीकेशन बताना है, किस किस फील्ड में एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आपको बताना है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ न्यूमरस एप्लीकेशन इन वेरियस सेक्टर, सम ऑफ कॉमन एप्लीकेशन आपको बताने। सबसे पहला कम्युनिकेशन में हो गया, ठीक है। कम्युनिकेशन में देखिए, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया हो गया, इसके अलावा गूगल से सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, ईमेल हो गया, ये सारा क्या है, कम्युनिकेशन के लिए ही यूज़ कर रहे हैं ना हम। तो कम्युनिकेशन में आईसीटी हैज़ रिवोल्यूशनराइज्ड द वे पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। टूल्स लाइक ईमेल्स हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया, व्हाट्सएप वगैरह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ पीपल टू कनेक्ट इंस्टेंटली एंड इफिशिएंटली अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन एंड टाइम जोन। तो ये आपका कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है, बहुत इफिशिएंट हो गया है डिफरेंट लोकेशन और टाइम जोन में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, कम्युनिकेशन एक एप्लीकेशन हो गया। एजुकेशन मैंने आपको बताया, जैसे आप ले रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन अभी मेरे से, कहीं भी बैठ के बस इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट के थ्रू आप कहीं भी बैठ के एजुकेशन ले सकते हैं। तो जितने भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, डिजिटल टेक्स्ट बुक हो गई, एजुकेशनल ऐप्स हो गए, ये सब क्या है, आईसीटी की वजह से हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन को और ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं, और ज़्यादा इंगेजिंग बना रहे हैं और एक्सेसिबल बना रहे हैं, ठीक है। अफोर्डेबल भी बन रही है कहीं ना कहीं, एक्सेसिबल भी है और इंगेजिंग भी है, ठीक है। तो आपका बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हो गया, आर सम एग्जाम्पल ऑफ हाउ आईसीटी इज बीइंग यूज्ड इन बिजनेस। अब डिजिटल आप पेमेंट देख रहे हो कि डिजिटल पेमेंट से कितना इजी हो गया है बिजनेस को ग्रो करना। आपने फ़ोन किया, तुरंत बोला कि हाँ इतने पैसे ट्रांसफ़र करने, और तुरंत कर दिया। पहले ये पॉसिबल नहीं हो पाता था, डिजिटल पेमेंट नहीं था, तो आपको जाके उसको पेमेंट करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें ने क्या किया, बिजनेस को ज़्यादा इफिशिएंट बना दिया, ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना दिया, टाइम कम लगने लग गया, ठीक है। तो ये आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए भी काफ़ी हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट आपको देखना है किसमें, हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर फैसिलिटी, अब जैसे आप देख रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर इनेबलिंग टेलीमेडिसिन, कॉल करके आप पूछ लेते हो ना कि ऐसे तबीयत लग रही है हमें। टेलीमेडिसिन वैसे भी बहुत कोविड के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया था गवर्नमेंट ने। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, इसके अलावा मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज़, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि आप किसी भी बड़ी मशीन की बात कर लीजिए, चाहे वो अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड हो या एमआरआई से रिलेटेड हो, कोई भी मशीन बड़ी है उसमें आपको आईसीटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट केयर हो गया, मेडिकल एरर हो गया। मेडिकल एरर काफ़ी कम हो गया है क्योंकि हम मशीन का आईसीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। पेशेंट केयर बढ़ गई है इसकी वजह से, क्योंकि आप क्या है कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं पेशेंट को। ज़रूरी नहीं है किसी न किसी को वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़े। आपने कोई मशीन लगा दी और जैसे ही पेशेंट की हालत ख़राब होती है आपको मैसेज चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमने क्या किया है, हेल्थ केयर डिलीवरी को हमने ज़्यादा इफिशिएंट बना दिया है। तो ये एक एप्लीकेशन आपका हो गया हेल्थ केयर का। फिर गवर्नमेंट में आईसीटी का उपयोग कैसे हो रहा है, देखिए गवर्नमेंट में इम्प्रूव हुई है सर्विस डिलीवरी। जैसे कि हमें पहले क्या ऑनलाइन फॉर्म सारे भर जाते हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस का हो या और किसी चीज़ का, तो आप ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बिजली का बिल पहले लाइन में लग के, बहुत लंबी लाइन में लग के टाइम वेस्ट करके भरना पड़ता। आजकल आप जैसे ही करेंगे इंस्टेंट पेमेंट हो जाएगी ऑनलाइन। तो ये सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव हुई है गवर्नमेंट की, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव हुई है, ठीक है। आपको पता है कि ऑनलाइन हमें जितना शो हो रहा है उतना ही पे करना है, बीच में कोई पेमेंट एक्स्ट्रा नहीं करनी है। उसके अलावा प्रमोट सिटीजन इंगेजमेंट बढ़ा है क्योंकि अब इजी हो गया है इंगेजमेंट करना लोगों का, इसलिए इंगेजमेंट भी बढ़ा है, ठीक है। ई गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, मैक्सिमम आप देखोगे गवर्नमेंट्स के पोर्टल अवेलेबल हैं, आप जाके एंट्री कर सकते हो और कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग हो गया है, ये भी इजी हो गया है, ठीक है। डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम हो गया, जैसे कि आपका आधार हो गया।
तो आधार की वजह से अब क्या है, आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो जो भी बेनिफिशियरीज हैं। तो ये सारी गवर्नमेंट की सर्विस डिलीवरी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट हो गई है, ठीक है, और करप्शन भी थोड़ा कम हो गया है। फिर इंटरटेनमेंट में देखा जाए तो ट्रांसफॉर्म कर दिया है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बाय इनेबलिंग डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन। आज आप मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, है ना, थिएटर में जाके या टीवी में बहुत कम ही कर दिया लोगों ने। तो ये इंटरटेनमेंट में की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा ICT का उपयोग होने लग गया है, ठीक है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज आ गई हैं, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। इसने क्या किया है, पीपल को इनेबल कर दिया है टू एक्सेस इंटरटेनमेंट कंटेंट फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। नहीं तो पहले टीवी के लिए आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई करनी पड़ती थी घर में कि इसको ये चैनल देखना है, उसको वो चैनल देखना है। अब क्या है, आपके फ़ोन में इतना इफ़िशियंट है कि आपके फ़ोन में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ICT की वजह से, ठीक है। फिर आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, ओवरऑल द एप्लीकेशन ऑफ ICT आर वास्ट एंड कंटिन्यू टू एक्सपैंड एज न्यू टेक्नोलॉजीज आर डेवलप्ड। ICT हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एंड इट्स continued development is expected to bring about further advancement in various sector, ठीक है। अब इसमें various sector में आप बहुत सारे और सेक्टर भी इंक्लूड कर सकते हैं। मेन सेक्टर जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, गवर्नमेंट की हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है, ये तो मैंने इंक्लूड कर ही दिया। आप उसके अलावा भी कोई चीज़ चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन आंसर जो कि आपके 200 वर्ड्स में लिखना है। अगर आपको लगता है कि आप ये ज़्यादा लिखने के बाद आपको लगता है कि ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो आप कुछ चीज़ें मतलब बार बार जो रिपीट हो रही हैं उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट दिए हैं, आप उससे कम दे सकते हैं, कॉमा कर करके एक ही लाइन में ज़्यादा चीज़ें लिख सकते हैं। तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस आंसर को कैसे लिखते हैं। 200 वर्ड्स में उतना जो लिमिट है लाइन्स की, उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये आपका पूरा आंसर। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है क्या और उसका एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट इन ब्रीफ अबाउट कॉजेज एंड सॉल्यूशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ये आपका एनवायरनमेंट का पोर्शन है, ठीक है। पहले एनवायरनमेंट से एक क्वेश्चन जरूर आता था 300 वर्ड्स में, अब तो ऐसा हो गया कि हर यूनिट से आपका पूछा ही जाएगा 200 वर्ड्स में। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, क्लाइमेट चेंज के बारे में एक लाइन लिख देनी है, उसके बाद चालू करना है कॉजेस के बारे में, ठीक है। 200 वर्ड्स में है तो कॉजेस के लिए आप 100 वर्ड्स ले लीजिए और सॉल्यूशन के लिए आप 100 वर्ड्स ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करना है, क्लाइमेट चेंज क्या है, लॉन्ग टर्म शिफ्ट है ग्लोबल वेदर पैटर्न में और टेम्परेचर में। आपने एक लाइन में उसकी डेफिनेशन बता दी कि क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वेदर पैटर्न में चेंज, ठीक है। उसके बाद ये हो क्यों रहा है, ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, मतलब क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है, ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है दैट इज कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। ये ठीक है, बता दिया हमने, नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब हम बताएंगे कि कॉजेस क्या हैं, की कॉजेस, ठीक है। की कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्लूड, सबसे पहला तो है आपका ग्रीन हाउस एमिशन। सबसे पहले आप ग्रीन हाउस, अच्छा टॉपिक जो आप लिखेंगे 1 2 3 4 उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हो उसको पहले लिखिएगा, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप सीधे ये मत लिखिएगा कि जैसे आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे टॉप में लिखने हैं। तो सबसे पहला हो गया आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन की सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं हीट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, जो ट्रैप करती हैं, जो आपका रेडिएशन है उसको ट्रैप करती हैं एटमॉस्फेयर में, कॉजिंग द अर्थ टेम्परेचर टू राइज, ठीक है। टेम्परेचर जिससे बढ़ता है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल, सबसे पहले हमने बता दिया ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। तो ये हो गया ग्रीन हाउस गैस एमिशन में ये गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या करती हैं, ये हीट को ट्रैप कर लेती हैं एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। ये फिर हम सेकेंड लाइन में हमने बताया है कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता कैसे है। तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल हो गया फॉर एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है। तो पहले हमने ग्रीन हाउस गैस के बारे में बता दिया, फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता कैसे है ये हमने बता दिया। सेकेंड टॉपिक आपका लैंड यूज चेंजेस। लैंड यूज चेंजेस से क्या मतलब है,
सच एज डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जितनी भी हैं ये भी कंट्रीब्यूट करती हैं बहुत ज़्यादा किसमें, क्लाइमेट चेंज में। जैसे आपका हो गया डिफॉरेस्टेशन, इसमें क्या है कि फॉरेस्ट है नहीं, उसकी वजह से जो CO2 बाहर है एटमॉस्फेयर में वो अब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, ठीक है। अर्बनाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन के साथ आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज़ बढ़ गया है, उसके अलावा बहुत सारे जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हमारी हैं वो क्या कर रही हैं, वाटर पोल्यूशन कर रही है, सॉइल पोल्यूशन कर रही हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज में इम्पैक्ट पड़ रहा है। कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज बाय अल्टरनेटिंग द अर्थ सरफेस एंड इट्स एबिलिटी टू अब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट सनलाइट। अब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट सनलाइट, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो हम चेंजेस कर रहे हैं हर चीज़ में, लैंड यूज प्रैक्टिसेस, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसकी वजह से आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है। थर्ड हम देखेंगे नेचुरल फैक्टर। अभी हमने 2 टॉपिक देखे, ठीक है, दोनों एंथ्रोपोजेनिक थे, मतलब मैन मेड थे। तीसरा हो गया नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर में आप देखेंगे वोल्केनिक हो गया, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हो गया। उसके अलावा क्या हुआ, सोलर रेडिएशन हो गया। रेडिएशन अगर बहुत ज़्यादा आएगी तो भी अर्थ का टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अर्थ ऑर्बिट में अगर चेंजेस होता है कुछ भी, इन सब के कारण इन्फ्लुएंस होता है अर्थ का क्लाइमेट, ठीक है। However, these natural factors are not sufficiently to explain the current rate and extent of global warming. Global warming मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल कॉजेस की वजह से नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम जो है इम्पैक्ट डालते हैं। जो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है वो है आपका ग्रीन हाउस गैसेस, और वो बहुत सारी चीज़ों से है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो यही हो गया आपका बर्निंग फॉसिल फ्यूल, उसके अलावा आपका डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी चीज़ें ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं, जो कि ट्रैप करता है क्या, जो सोलर रेडिएशन है, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सच एज सीमेंट प्रोडक्शन, आयरन, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल प्रोडक्शन, ये कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में। और इसके अलावा जैसे धीरे धीरे आपका टेम्परेचर चेंज होता है, आप देखेंगे कि बर्फ़ पिघल रही है, फिर नदियों का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो आपके मॉनसून वगैरह हो गया, मतलब कब बारिश आती है, कब ठंड आती है, इन सब में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है। इसलिए आपका क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है और वेदर कंडीशन एक्सट्रीम होती जा रही है। फिर आपका हो गया ट्रांसपोर्टेशन। आपने इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस बता दिया, लैंड यूज़ बता दिया, ग्रीन हाउस गैस एमिशन बता दिया, नेचुरल फैक्टर बता दिए। फिर ट्रांसपोर्टेशन में पर्टिकुलरली जितने भी फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल के कारण क्या हो रहा है, व्हीकल्स हैं जैसे, वो मेजर सोर्स हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए। अब आप इतना ज़्यादा देख ही रहे हैं, व्हीकल इतना ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, ये सब ग्रीन हाउसेस गैसें हैं जो कि एमिट होती हैं फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से, ठीक है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंक्रीज कंजप्शन। अभी पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है वर्ल्ड लेवल पे, और उसके अलावा जो कंजप्शन है उनका बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है क्लाइमेट चेंज में, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैस को प्रमोट करता है, उसके बाद होता है आपका क्लाइमेट चेंज। एज द ग्लोबल पॉपुलेशन एक्सपैंड एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज, एनर्जी डिमांड, रिसोर्स कंजप्शन इंक्रीज हो गया है, ठीक है। एनर्जी की डिमांड बढ़ गई है, रिसोर्स कंजप्शन बढ़ गया है, और इंटेंसिफाइंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि रोड वगैरह के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, पेड़ भी काट रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं। ये क्या कर रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण ही है। तो ये भी एक इम्पैक्ट है, मतलब ये भी एक रीज़न है किसका, आपके क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। तो मैंने आपको कितने पॉइंट बताए, 2 पॉइंट आपके ये हो गया, ग्रीन हाउस गैस का हो गया एमिशन, फिर उसके अलावा लैंड यूज़ हो गया, नेचुरल फैक्टर हो गया, फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ट्रांसपोर्टेशन और आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। ये कॉजेस हैं किसके, क्लाइमेट चेंज के, ठीक है। फिर हमें क्या बताना है, हमें क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न एरा, फॉलोइंग आर सम सॉल्यूशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। पहले हमें कॉजेस बताना था क्या क्या थे, दूसरा क्या बताना था, क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, मैंने हर बात पे बोला फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, जैसे ये सोलर, विंड, ये हम क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम करते हैं, इसलिए हम इसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। और आप देख भी रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पे जैसे कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया है ना, हमने ही इसको बनाया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है।
वन वर्ल्ड वन ग्रिड पे ही अभी हम काम कर रहे हैं। और अगर इंडिया का एग्जांपल देंगे तो इंडिया बहुत ही सारी चीज़ें कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। सोलर एंड प्लांट बहुत सारे मतलब देख ही रहे हैं कि आप प्रमोट कर रहा है हर एक स्टेट में, ठीक है। जैसे कंट्रीज लाइक डेनमार्क हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड विंड पावर, ठीक है। डेनमार्क में बहुत ज़्यादा विंड एनर्जी यूज हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर मिशन एम टू जनरेट 500 गीगावाट सोलर पावर बाय 2030, है ना। हमारा इंडिया का जो सोलर मिशन है, उसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया ही है हमने, तो ये याद रखना है। फिर इंक्रीज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट एंड रिफॉरेस्टेशन टू इनहेंस कार्बन सिंक एंड प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा हमें क्या करना है कि जो बाहर अभी है CO2 उसको अब्जॉर्ब करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लगानी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि जितनी एमिट हो चुकी है CO2 उसको अब्जॉर्ब कहीं ना कहीं तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी है इन्वायरमेंट में और ट्रैप कर रही है रेडिएशन। तो उसके लिए हम फॉरेस्टेशन हमें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा इंडिया में अगर एग्जांपल देंगे तो इंडिया का हो गया ग्रीन इंडिया मिशन, जो कि फोकस कर रहा है अफॉरेस्टेशन पे, ठीक है, रिफॉरेस्टेशन पे। और उसके अलावा एक है ये कैंपा। कैंपा क्या है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। मतलब ये अथॉरिटी एक बनाई है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो हम अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन पे बहुत फोकस कर रहे हैं। एग्जांपल आप दे ही सकते हैं ग्रीन इंडिया मिशन, उसके अलावा ये आपका जो कैंपा अथॉरिटी है वो, ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं अफॉरेस्टेशन एक्टिविटी, ठीक है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहे और क्या होता रहे, आपका फॉरेस्टेशन भी इंक्रीज होता रहे। नेक्स्ट फिर देखना है, ये आपके 2 हो गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो गया आपका सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग। मैंने अभी बताया पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और उसको क्या है, एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग बना सकते हैं, एनर्जी डिमांड कम कर सकते हैं। इफिशिएंट एनर्जी के लिए रिन्यूएबल एनर्जी यूज ही कर रहे हैं। जैसे कि वैंकूवर इन कनाडा हैज़ इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स, जिसमें क्या है, इंसेंटिवाइज किया जाएगा यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इन इंडिया हम क्या कर रहे हैं, अब सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन में एक तो हमने बोल दिया कि अब जो फ्यूल है फ्यूल चेंज करिए, ठीक है, पहले तो। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन जिससे फॉसिल फ्यूल यूज हो रहा है जहाँ पे, उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे कनाडा में क्या हुआ, बिल्डिंग्स जो बन रही है उनके लिए कोड बना के रखा है। इंडिया में हम फेम चला रहे हैं फास्टर अडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट करने के लिए फेम चला रखा है। इसमें ये भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेंगे। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी हम काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंसेंटिव भी दे रही है। तो फेम आपका जो चल रहा है स्कीम वो इंडिया में है और बहुत अलग अलग कंट्रीज़ ने सब में अलग अलग चीज़ें चला रखी हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और ग्रीन एनर्जी के लिए। फिर इनकरेज करना है इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एग्रीमेंट टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज ऑन अ ग्लोबल स्केल। जो आपका क्लाइमेट चेंज है वो लिमिटेड नहीं है एक किसी कंट्री में, ठीक है, ये ट्रांस बाउंड्री है पूरे वर्ल्ड के लिए, ये बहुत खतरनाक है। तो हमको क्या करना है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना है बहुत ज़्यादा। जैसे कि पेरिस क्लाइमेट हम कर रहे हैं, तो पेरिस एग्रीमेंट जो हमने किया है पूरी कंट्रीज़ ने मिलकर किया है, वो क्या करना चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। अलग अलग टाइम पे IPCC की वैसे भी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, तो वो बताती हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है हर एक फील्ड में, सोशली, इकोनॉमिकली, ठीक है। तो ये चीज़ पॉलिटिकली, तो ये चीज़ हमें एड्रेस करनी है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये एक आपका पॉइंट रहेगा कि इनकरेज करना है कॉपरेशन एट इंटरनेशनल लेवल। एग्जांपल आप दे दीजिएगा पेरिस एग्रीमेंट का, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा आंसर। ये 200 वर्ड्स के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है। मेन चीज़ें मैंने इसमें लिख दी हैं। पहले तो आप कॉजेज बताएंगे कि किस किस चीज़ के कारण होता है। पहले इसको बांटना है, तो एक तो नेचुरल और ह्यूमन, मैन मेड, इसमें कर ही सकते हैं, ठीक है, मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण, ठीक है। तो नेचुरल में आपने बता दिया वोल्केनिक इरप्शन, रेडिएशन, ठीक है। उसके अलावा मैन मेड में फिर आपने डिटेल में बता दिया, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर रहा है, लैंड यूज चेंज हो गया है। इसके अलावा नेचुरल फैक्टर, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ है इसकी वजह से। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले सॉल्यूशन देंगे एनर्जी से रिलेटेड, तो रिन्यूएबल एनर्जी का दे दिया। उसके अलावा फिर हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन हम बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बना रहे हैं। फिर उसके बाद हो गया हमको इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है ये ग्लोबल
आपका प्रॉब्लम है, ना कि किसी कंट्री का, तो सबको साथ आके इस पे काम करना चाहिए, ठीक है। सबके लिए मैंने एग्जांपल भी लिख दिया है कि कौन सी कंट्री किसमें, मतलब आपको छोटे छोटे एग्जांपल देना है कि ये भी कर सकते हैं, इंडिया इसमें ये कर रहा है, ये भी कर सकते हैं, इंडिया इसमें ये कर रहा है, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट में हमने साइन कर रखा है और हम 2070 तक फोकस कर रहे हैं नेट जीरो कार्बन अचीव करने के लिए, ठीक है। राइट इन ब्रीफ ऑन ई वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे ई वेस्ट मैनेजमेंट है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपका 10 वर्ड्स में आया था, ई वेस्ट मैनेजमेंट जो है 200 वर्ड्स में आया है, ठीक है। तो ब्रीफ ऑन ई वेस्ट मैनेजमेंट, तो सबसे पहले तो हम क्या बताएंगे, ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है ये सबसे पहले बताएंगे। तो क्या है, रेफर्स टू प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट। इसमें प्रॉपर हैंडलिंग है और उसका डिस्पोजल है, ठीक है। इसमें इंक्लूड कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि हो गया डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टेलीविजन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। ये किस में आ गया, आपका ई वेस्ट में आएगा। ई वेस्ट इज अ ग्रोइंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंटेन हजार्डस मटेरियल। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपके बहुत हजार्डस मटेरियल रहते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल को पल्यूट करता है, सच एज लेड, मरकरी, कैडमियम, ठीक है, विच कैन बी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इफ नॉट प्रॉपरली हैंडल्ड। तो इसलिए ई वेस्ट मैनेजमेंट आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसमें लेड है, मरकरी है, कैडमियम, ये सारे मटेरियल यूज होते हैं, तो इसलिए इनका प्रॉपर हैंडलिंग और डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हमने बता दिया ई वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है और क्यों ज़रूरी है और क्या क्या इंक्लूड होता है। इंक्लूड हो गया आपका कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टेलीविज़न हो गया और जो भी अलग से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो, ठीक है। फिर ई वेस्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व क्या होता है, सेवरल प्रोसेसेस। अब ई वेस्ट मैनेजमेंट आपका पूछा है कि मैनेजमेंट आपका ई वेस्ट कैसे होता है, प्रोसेस बताओ। तो हम क्या बताएंगे, यहाँ पे प्रोसेसेस बताएंगे। सबसे पहले क्या है प्रोसेस में, सबसे पहले है कलेक्शन, सबसे पहले है कलेक्शन। तो ई वेस्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम हाउस होल्ड, ठीक है, बिजनेसेस एंड अदर सोर्सेज थ्रू डेजिग्नेटेड ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर और प्रोग्राम्स। तो ई वेस्ट कलेक्ट करने के लिए घर से भी ले सकते हैं, बिजनेस से भी ले सकते हैं, या कोई सेंटर हमने बना रखा है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, ई वेस्ट इकट्ठा करोगे, यहाँ से हम आपको कलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, सॉर्टिंग एंड कैटेगराइजेशन। ई वेस्ट इज सॉर्टेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन इट्स टाइप, एज एंड कंडीशन, ठीक है। सॉर्टिंग और हम कैटेगराइजेशन इसलिए भी कर रहे हैं तो इसका हम रीयूज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले ई वेस्ट मैनेजमेंट हो या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो, आपको सबसे पहले कलेक्शन लिखना है। दूसरे टॉपिक पे आएगा उसका सॉर्टिंग एंड कैटेगराइजेशन, ठीक है। जैसे कि गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग बिल्कुल रखिए, तो कैटेगराइजेशन हमने कर दिया। तो ये आपके हर एक मैनेजमेंट में जाएगा अगर वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो। सेकेंड पॉइंट हो गया आपका सॉर्टिंग एंड कैटेगराइजेशन। थर्ड देखिए रिफर्बिशिंग एंड रीयूज। मैंने आपको बताया कि कैटेगराइजेशन कर दिया, अगर उसमें कोई प्रोडक्ट है जिसका हम रीयूज कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, रीयूज करेंगे उसको। सबसे पहले तो सम ई वेस्ट कैन बी रिफर्बिश्ड एंड रीयूज विच हेल्प टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ डिवाइस एंड रिड्यूस वेस्ट, वेस्ट रिड्यूस करेगा। फिर अगर रीयूज नहीं हो रहा तो रिसाइकिल कर सकते हैं, रिसाइकलिंग। ई वेस्ट दैट कैन नॉट बी रिफर्बिश्ड इज सेंट फॉर रिसाइकलिंग वेयर द मटेरियल इज सेपरेटेड एंड प्रोसेस्ड फॉर रीयूज। तो यहाँ पे हम मटेरियल रिसाइकलिंग कुछ ना कुछ उसका यूज कर लेंगे जिससे वो रिसाइकिल किया जा सके। हमने क्या कर लिया, उसको अलग अलग कर लिया। सबसे पहले तो कलेक्ट कर लिया, फिर अलग अलग कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, फिर उसमें जो यूज करने लायक है यूज कर लिया, जो रिसाइकिल करना है रिसाइकिल कर दिया। जो वेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड और रिसाइकल्ड इज डिस्पोज्ड इन अ सेफ एंड इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल मैनर। डिस्पोजल भी ऐसे करना है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि आप मतलब अपने रोड में फेंक दिया कुछ भी, क्योंकि हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ई वेस्ट, तो आपका डिस्पोजल बहुत ही इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल मैनर में होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा प्रॉपर ई वेस्ट मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन। अब हम बताएंगे, सबसे पहले हमने बताया ई वेस्ट मैनेजमेंट है क्या, इंक्लूड क्या क्या होता है, उसके अलावा ज़रूरी क्यों है। फिर हमने प्रोसेस बता दी कि ई वेस्ट मैनेजमेंट में प्रोसेस क्या क्या है। अब हम बताएंगे कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्यों है इसमें। सबसे पहला तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे हजार्डस मटेरियल लगे होते हैं, लेड, मरकरी, कैडमियम। तो अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया तो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है, मतलब बायोडाइवर्सिटी को, ह्यूमन, एनिमल, सबको। उसके अलावा ह्यूमन हेल्थ, इन्वायरमेंट के अलावा ह्यूमन हेल्थ, जैसे कि आपको पता है कैडमियम, लेड, मरकरी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ह्यूमन के लिए। तो कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया, स्किन इरिटेशन हो गया, अदर हेल्थ इश्यूज,
तो इसकी वजह से इतने सारे इश्यूज हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि ई वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट हो, डिस्पोजल हो। उसके अलावा रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है, रिसाइकलिंग कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं वैल्यूएबल रिसोर्सेज सच एज मेटल, प्लास्टिक, विच रिड्यूसेस द नीड ऑफ माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू मटेरियल। रिड्यूस और रीयूज करके हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वैल्यूएबल जो रिसोर्स है उसको कंजर्व कर रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है रिसोर्स कंजर्वेशन हो गया, ठीक है। ओवरऑल ई वेस्ट मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिसोर्स कंजर्वेशन एफर्ट फॉर इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें जितने भी स्टॉक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, बिजनेस हो गया, इंडिविजुअल हो गया, गवर्नमेंट हो गई, अराउंड द वर्ल्ड, ये सारे गवर्नमेंट्स को ध्यान देना चाहिए ई वेस्ट मैनेजमेंट में, प्रॉपर ई वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। इसके बाद आप क्या बता सकते हैं, जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2016 में, अभी 2022 में क्या है वो दोबारा अमेंड हो चुकी है। 2016 के आप जो साइलेंट फीचर है रूल्स के ई वेस्ट मैनेजमेंट के, उसको बता सकते हैं, ठीक है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल ये इंडिया में आया और 2022 में अभी अमेंड भी हुआ है, अमेंडमेंट भी हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या है, सबसे पहले तो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन PRO बनाने हैं, ठीक है। जो प्रोड्यूस करेगा उसको ऑर्गेनाइजेशन वो बना सकता है या किसी और कोई भी ये काम दे सकता है। मैन्युफैक्चरर, डीलर और जो आपका रिफर्बिशर है, PRO हैज बीन इंक्लूडेड एज एडिशनल स्टेक होल्डर्स। तो इनका काम है, जो मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है, जो डीलर है और रिफर्बिशर है, ये सारे जो है वो किस में आएंगे, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। उसके अलावा जो आपका CFL है, CFL और अदर जहाँ पे मरकरी कंटेनिंग लैंप्स हैं आर नाउ सब्जेक्टेड टू रेगुलेशन, ठीक है। अभी 2022 में और सारी चीज़ें ऐड कर ली गई हैं रेगुलेशन में, तो आप चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा क्या ध्यान देना है, फॉर कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट बाय प्रोड्यूसर अंडर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो EPR है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबके वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो और आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट है, मतलब जो आपका प्रोड्यूसर है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, कि वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, ठीक है, डिस्पोजल करेगा, ठीक है। अ कलेक्शन mechanism based approach has been adopted wide include collection centers, collection point, take back system and so on। इसमें मतलब कलेक्शन सेंटर भी रहेगा, कलेक्शन और पॉइंट भी रहेगा, टेक बैक सिस्टम भी रहेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूसर जो है उसको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, इस रूल के अंतर, ठीक है। फिर PRO जो है, PRO होगा आपका प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें दो इंपॉर्टेंट नाम है, एक तो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों चीज़ें अगर आप लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने जो रूल है वो पढ़ा है, ठीक है। PRO ई वेस्ट एक्सचेंज, ई रिटेलर डिपॉजिट रिफंड स्कीम हैज़ बीन प्रपोज्ड एट additional channel for producer to implement EPR and ensure efficient e-waste channelization। मतलब जो प्रोड्यूसर है उसको ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, PRO प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा क्या करना है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत वो बताएगा कि किसको हैंडलिंग चार्ज हमने दे रखा है, कौन हमारा सामान हैंडल कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या कर रखा है, इफिशिएंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिपॉजिट रिफंड स्कीम चालू की है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, इसने इंट्रोड्यूस किया है प्रोविजन फॉर पैन इंडिया EPR ऑथराइजेशन, जो कि पहले क्या था, रिप्लेस स्टेट बाय स्टेट EPR ऑथराइजेशन। मतलब अगर आपको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको इस्टेब्लिश करना है तो स्टेट का ऑथराइजेशन नहीं चाहिए। अब पैन इंडिया ऑथराइजेशन कौन देगा, आपका CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। ये आपका हो गया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो 2016 में आया था। 2022 में अभी कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है। दो मेन वर्ड आपको याद रखने हैं, एक तो EPR जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दूसरा PRO प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कलेक्शन और डिस्पोजल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल यही होगी। और फिर आपको क्या करना है, लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है, एंड रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ concerted effort from individual business and government around the world। तो ये आपका हो गया कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द सेल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एंड
फंक्शंस ऑफ द सेल। ठीक है, हमें डायग्राम की मदद से सबसे पहले क्या बताना है, सेल का स्ट्रक्चर बताना है। तो एक पार्ट तो ये हो गया, फिर हमें फंक्शन बताना है, तो दूसरा पार्ट ये हो गया। स्ट्रक्चर वाले पार्ट को 100 वर्ड्स में लिखना है और आपका जो फंक्शन वाला पार्ट है इसको आपको 100 वर्ड्स में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सेल के बारे में बताएंगे कि क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, कैरिंग ऑल द नेसेसरी फंक्शन होते हैं जो ऑर्गेनिज्म में टू सर्वाइव। ठीक है, तो सारे के सारे कामों के लिए सेल रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल इज डिजाइन टू अलाउ इट टू कैरी आउट दीज फंक्शन एफिशिएंटली। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये सारे जो भी पूरा ऑर्गेनिज्म है उसको सर्वाइव करने के लिए जो जो भी फंक्शन होने चाहिए वो एक सेल परफॉर्म करता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो स्ट्रक्चर में हम ये बना लेंगे, सेल स्ट्रक्चर में ऐसे आप प्लांट सेल भी बना सकते हैं, एनिमल सेल भी बना सकते हैं, या चाहे तो बना लें ऐसे साइड साइड में और दोनों को बता दें कि ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है और दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। ठीक है, लाइसोसोम बना दिया, ये गोल्जी बॉडी बना दिया इसी के पास में। ठीक है, उसके अलावा राइबोसोम लाइसोसोम बना दिया। ठीक है, एक आपने साइड में वैक्यूल बना दिया। तो ये आपने स्ट्रक्चर बना दिया। फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है, एक एक उठाना है सेल स्ट्रक्चर में और फिर एक्सप्लेन कर देना है। यहाँ मैंने बेसिक चीजें रख है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। सबसे पहले आपको क्या समझाना है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कि एक सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि बहुत फ्लेक्सिबल है, दैट सराउंड द सेल एंड इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। इट रेगुलेट्स मटेरियल इनटू एंड आउट सेल। ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म क्या है, ये जेल लाइक सब्सटेंस है। पहले आपने सबसे बाहर वाला बता दिया, फिर उसके अंदर आपको पता है साइटोप्लाज्म होता है जेल लाइक सब्सटेंस जिसके ही आसपास सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो आपने बता दिया कि साइटोप्लाज्म क्या है, ये जेल लाइक सब्सटेंस है दैट फिल्स द सेल एंड कंटेन्स वेरियस ऑर्गेनेलीज। इसी में सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। ठीक है, फिर न्यूक्लियस इज द कंट्रोल्स ऑफ द सेल एंड कंटेन द सेल जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। सारी चीजें आप चाहे तो पॉइंट बाय पॉइंट भी लिख सकते हैं, इस तरह पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। मेन यहाँ पे आपको सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एक चीज है, एनिमल सेल में जब है तो आप सेल स्ट्रक्चर में सबसे मेन बताएंगे सेल मेम्ब्रेन हो गया, उसके अलावा साइटोप्लाज्म हो गया, बीच में न्यूक्लियस हो गया, ये मेन स्ट्रक्चर में। प्लांट सेल में बताएंगे तो आप वैक्यूल बताएंगे बीच में, जो कि 90% भाग घेर कर रखता है पूरे सेल का। उसके अलावा सेल वॉल के बारे में भी बताएंगे। तो ये आपका सेल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, आपको दूसरा पॉइंट जो था 100 वर्ड्स में वो किसका था, फंक्शन का था, फंक्शन ऑफ सेल। तो सबसे पहले तो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू टिश्यू एंड ऑर्गन, मेंटेनिंग देयर शेप एंड इनेबलिंग देम टू कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। फिर हो गया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट अपटेक हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, वेस्ट एलिमिनेशन हो गया, ये पूरा आपका मेटाबॉलिज्म में आता है। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है, सेल ही कर रहा है। फिर रिप्रोडक्शन, सेल डिवाइड एंड रिप्लिकेट टू अलाउ ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन भी, रिपेयर भी, ग्रोथ भी, सारी चीजें किससे हो रही है, सेल के थ्रू हो रही है। तो मेटाबॉलिज्म भी सेल के थ्रू, रिप्रोडक्शन हो गया, स्ट्रक्चरल सपोर्ट सेल प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा कम्युनिकेशन, cell communicate with each other through chemical signals, allow coordination and integration of psychological processes। ठीक है, तो इसके अलावा क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन भी कर रहा है एक दूसरे सेल के साथ, जिसके कारण क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, इंटीग्रेशन होता है एक पूरी बॉडी में। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन, सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए दैट स्टोर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल इसेंशियल फॉर सेल फंक्शन। सेल फंक्शन जो भी काम करेगा वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, डीएनए में होती है। तो वो जो मेन इंफॉर्मेशन स्टोरेज डीएनए में है वो भी कहाँ है, आपको सेल में ही तो है। तो सेल कंटेन करके रखता है इंफॉर्मेशन। तो ये मेन आपके 5 पॉइंट हैं जो फंक्शन है सेल के। मेन स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना है, मेटाबॉलिज्म हो गया, उसके अलावा रिप्रोडक्शन हो गया, उसके अलावा कम्युनिकेशन हो गया, और आपका इंफॉर्मेशन स्टोरेज हो गया, जो कि क्या कर रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में और इसके अलावा अदर जो इसेंशियल आपके फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए वो इंफॉर्मेशन जरूरी है। डिफेंस एंड इम्यून रिस्पॉन्स,
ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है, आपको पता है कि सेल में जब कोई भी बाहर का पार्टिकल आता है तो क्या करता है, वो एंटीबॉडी क्रिएट करता है। तो सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम सच एज वाइट ब्लड सेल रिकॉग्नाइज एंड एलिमिनेट करता है फॉरेन इन्वेडर्स, प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। तो ये भी आपको पता है कि सेल जो है, वाइट ब्लड सेल है, वो कोई भी फॉरेन इन्वेडर आता है उसको एलिमिनेट करता है, उसको सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करता है, फिर एलिमिनेट करता है एंटीबॉडी क्रिएट करके। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को इन्फेक्शन से और डिसीजेस से। ये भी कौन कर रहा है, आपका सेल ही कर रहा है। तो सेल के ये आपका हो गया 6th। 7th में देखिए ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज। आपका जो सेल है, आरबीसी की बात करें, वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है मॉलिक्यूल, आयन, गैसेज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, इंश्योरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अपनी पूरी बॉडी में जो भी काम चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन का और किसका, एक्सचेंज का, गैसेस हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, सबका एक्सचेंज कौन कर रहा है, सेल के माध्यम से ही हो रहा है। तो ये भी आपका अगला फंक्शन हो गया। तो जितने भी अगर सेल हैं आप अलग अलग देखेंगे, आरबीसी का अलग काम, डब्ल्यूबीसी का अलग काम, ठीक है, उसके अलावा जो आपकी न्यूरॉन सेल्स हैं उनका अलग काम, तो वो सारे काम भी आप अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया शुरू से लेकर लास्ट तक सपोर्ट भी दे रहा है, मेटाबॉलिज्म का काम हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, आपकी जो स्पर्म सेल होती है, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन में काम आ रही है, फिर कम्युनिकेशन हो गया, फिर इंफॉर्मेशन स्टोरेज हो गया, डीएनए आपका इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख रहा है सेल में ही, फिर डिफेंस और इम्यून सिस्टम डब्ल्यूबीसी आपका काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सचेंज आरबीसी काम कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन और एक्सचेंज के लिए। ठीक है, आपका सेंसरी जो परसेप्शन है उसके लिए कौन कर रहा है, न्यूरॉन सेल्स कर रहे हैं। तो ये सारा आपका सेल का फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 7 से 8 पॉइंट लिख सकते हैं अगर आप एक एक लाइन में लिखते हैं। तो 100 वर्ड्स आपको लिखना है किसके लिए, 100 वर्ड्स लेके चलना है आपको यहाँ पे फंक्शन ऑफ सेल के लिए। ठीक है, और 100 वर्ड्स लेके चलना है स्ट्रक्चर के लिए। स्ट्रक्चर मैंने बताया, प्लांट सेल के लिए भी थोड़ा बता दीजिएगा, एनिमल सेल के लिए बता दीजिएगा। मैंने यहाँ पे एनिमल सेल के लिए लिखा है। प्लांट सेल में स्ट्रक्चर में आप सेल वॉल बताएंगे, वैक्यूल बताएंगे, ये दोनों चीज़ें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया फंक्शन में मैंने आपको यहाँ पे 9 पॉइंट दिए हैं। आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगते हैं ज़्यादा, आप शुरू में वही सारे 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट बता सकते हैं 100 वर्ड्स में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2016 का पेपर 3 साइंस वाले पोर्शन का जो 300 वर्ड्स में आते थे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हैं। अभी आपको 200 वर्ड्स में लिखने हैं, तो आप 200 के हिसाब से ही प्रैक्टिस करिएगा। मैंने भी 200 के हिसाब से ही आपको सारे आंसर यहाँ पे लिखवाए हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी ये जो पूरी सीरीज़ है वो चलने वाली है। साइंस का अभी 2016 का हुआ है, ये पूरा जितना भी 2014 से लेके 2020 तक पूरा सॉल्व करवाऊंगी मैं। उसके अलावा जो अलग सब्जेक्ट हैं आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारा भी सॉल्व करवाऊंगी जो अभी का पैटर्न है उसके हिसाब से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चली जाए। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।